नमस्कार। हमारे सभी देखने सुनने वालों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। टेलीविज़न लेखन श्रृंखला का ये पहला कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। श्रव्य दृश्य माध्यमों के अंदर टेलीविज़न, वीडियो और फिल्म को शामिल किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में रेडियो की भी एक अहम भूमिका है। एक पूरी यूनिट इसमें शामिल की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि वो श्रव्य दृश्य नहीं है, खाली श्रव्य है, लेकिन इसे भी शामिल किया गया है। अब जैसा कि हमने कहा, आपने इसमें ये दो शब्द पाए होंगे, वीडियो और टेलीविज़न। अब प्रश्न ये उठता है कि वीडियो और टेलीविज़न में क्या फ़र्क है। देखिए, बहुत साधारण शब्दों में अगर हम आपको कहें तो वीडियो किसी भी ऑडियो विजुअल कार्यक्रम की एक छोटी इकाई है, एक कार्यक्रम है, अपने आप में एक पूर्ण चीज़ है, जिसे आप अपने हिसाब से, अपनी समय और सुविधा के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी कार्यक्रम को प्रसारित कर दिया जाए किसी टेलीविज़न चैनल पर, टेलीविज़न के माध्यम से, तो वो टेलीविज़न कार्यक्रम हो जाता है। और तीसरा भाग इसमें है सिनेमा का, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे के भाग में। उसी प्रकार ऑडियो और रेडियो, ये दो शब्द यूज़ होते हैं। ऑडियो अपने आप में एक श्रव्य आधारित कार्यक्रम है, लेकिन जब इसका प्रसारण होता है तो वो रेडियो कार्यक्रम बन जाता है। तो इस प्रकार आप ये देखें कि वीडियो और टेलीविज़न में फ़र्क सिर्फ प्रसारण का है कि एक अपनी सुविधा और अपने हिसाब से देखने के लिए बना है, जबकि दूसरे का प्रसारण हो रहा है। इसके अलावा इनकी बनाने की तकनीक में और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमारे इस कार्यक्रम के दो महत्वपूर्ण मुद्दे आएंगे कि टेलीविज़न लेखन अन्य माध्यमों से कैसे भिन्न है और टेलीविज़न, वीडियो और सिनेमा में क्या समानता और भिन्नता है। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं कि टेलीविज़न लेखन अन्य माध्यमों से कैसे भिन्न है, तो जहां हम अन्य माध्यमों की बात कर रहे हैं तो वहां हमारा अभिप्राय है प्रिंट मीडिया या रेडियो से, क्योंकि मास मीडिया के साधनों में अधिकांश हम टेलीविज़न की तुलना इन्हीं दो माध्यमों से करते हैं, जो कि बहुत प्रचलित हैं और बहुत ही कॉमन है, जिनको आप आए दिन जिनका आप उपयोग करते हैं और देखते सुनते रहते हैं। लेकिन पत्र पत्रिकाओं में लिखना या रेडियो के लिए लिखना और टेलीविज़न के लिखने में काफ़ी भिन्नता है, और वही हम आज के इस कार्यक्रम में उसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब हमने कहा कि टेलीविज़न, वीडियो और सिनेमा में क्या समानता और भिन्नता है, तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि बेसिकली वीडियो एक कार्यक्रम है, एक अपने आप में एक इकाई है, एक संपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन जब उसका प्रसारण किया जाता है तो वो टेलीविज़न बन जाता है। और सिनेमा के अंदर फ़र्क है तकनीक का। तो अगर मैं समानताओं और विभिन्नताओं की बात करूं तो समानता तो ये है कि तीनों की शैली लगभग एक ही है, कि क्योंकि तीनों श्रव्य दृश्य माध्यम है और उनके रिकॉर्डिंग की तकनीक, उनका जो है उनके बनाने का तरीका लगभग एक जैसा है। कैमरा एंगल्स उनके अंदर उसी प्रकार के यूज़ होते हैं। जो सिनेमा की भाषा है वो दोनों के लिए एक है, लेकिन तकनीकी रूप से तीनों अलग अलग हैं। और इसमें अगर आप देखें कि क्या फ़र्क है, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जो पहला बड़ा फ़र्क है वो है तकनीक का, यानी कि टेलीविज़न किसी भी टेलीविज़न चैनल से प्रसारित होता है, अब चाहे वो DTH हो या टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन के थ्रू हो, या अब जैसा कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए उनके थ्रू हो, अगर कोई भी वीडियो कार्यक्रम इन चैनल्स के ज़रिए प्रसारित होता है तो वो एक टेलीविज़न कार्यक्रम बन जाता है। सिनेमा चूँकि उसके बनाने की तकनीक बिल्कुल अलग है, और सिनेमा जब शुरू हुआ था तो वो सेल्यूलाइड से शुरू हुआ था। अब हालांकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तकनीक के आधार पर इसे बिल्कुल इसकी ग्रामर, इसके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक दूसरा फ़र्क है वो ये है इनकी अवधि का।
देखिए, वीडियो कार्यक्रम की अवधि आप अपनी सुविधानुसार कुछ भी रख सकते हैं। वीडियो कार्यक्रम 2 मिनट का भी हो सकता है और वीडियो कार्यक्रम 40 मिनट का भी हो सकता है। उसी प्रकार सिनेमा की नॉर्मल जो है ड्यूरेशन 1.5 घंटे से लेके और 3 घंटे तक कुछ भी हो सकती है। और आजकल जबकि शॉर्ट फिल्म्स बनने लगी हैं तो कई बार 2 से 5 मिनट तक की भी अपने आप में संपूर्ण सिनेमा कैटेगरी के अंदर शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, जो कि 5 से 10 मिनट की भी हो सकती हैं। लेकिन वहीं टेलीविज़न के अंदर आपको ड्यूरेशन के बंधन में बंधना पड़ता है, क्योंकि जो चंक आपको मिला हुआ है उसकी निर्धारित अवधि है, उसके प्रसारित होने का समय है, तो आप उस समय और अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को बनाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी लेखन शैली की बात करें तो जैसा मैंने कहा पहले प्रश्न के अंदर कि टेलीविज़न लेखन के अंदर दूसरे माध्यमों के बदले क्या फ़र्क है, तो वो सबसे बड़ा फ़र्क है कि यहाँ दृश्य की प्राथमिकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं रेडियो की तो वहाँ जो उच्चरित शब्द है, जो बोला गया शब्द है, जो ध्वनि है, उसकी प्राथमिकता है। वहीं जब हम बात करते हैं अखबारों की, पत्र-पत्रिकाओं की, तो वहाँ जो मुद्रित शब्द है, जो छपा हुआ शब्द है, जो अक्षर है, उसकी प्राथमिकता है। उसी के ऊपर सब कुछ है दारोमदार। लेकिन यहाँ पर जो दृश्य आपको दिख रहा है वो सबसे प्रमुख है और उसी की प्राथमिकता है। और जो आपकी लेखनी है, जो आपकी भाषा है, वो उसको प्रभावशाली बनाने में योगदान देती है। वो उसको प्रभावशाली भी बनाती है और उसको मायने भी प्रदान करती है। अगर आप कोई एक दृश्य देखते हैं जिसके अंदर की एक पिता और पुत्र का संवाद हो रहा है, लेकिन उसका अगर ऑडियो म्यूट कर दिया जाए तो आपको नहीं पता लगेगा, सिर्फ उनकी भाव भंगिमाओं से पता लगेगा कि वो बहुत गुस्से में हैं या कोई अच्छी बात कर रहे हैं या वो उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब उसके अंदर ध्वनि डाली जाती है, जब उनके अंदर शब्द डाले जाते हैं, जब उसमें लेखनी का प्रादुर्भाव होता है, तब आपको पता चलता है कि वो पात्र कौन है, क्या कहना चाहता है और उस कार्यक्रम में उस पात्र की क्या भूमिका है। तो इस प्रकार दृश्य को संबल देने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और वही काम टेलीविज़न में स्क्रिप्ट करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम लिखते हैं तब हमको सिर्फ जो कुछ दिख रहा है उसी का वर्णन नहीं करना है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कुछ इजाफा करना है, कुछ नई चीज़ प्रदान करनी है। यानी कि जो दृश्य, अगर कोई आपको जो चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, उसी बात को अगर आप शब्दों में भी कहें तो ये सिर्फ एक रिपीटिशन होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई नई चीज़ जोड़ते हैं, कुछ मायनों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो फिर आप इस पूरे परिदृश्य को, आप इसको प्रभावी बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी जो लेखन शैली है, जो लिखना है टेलीविज़न का, वो किस तरह का होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि किसी भी मास मीडिया की भाषा हमेशा सरल और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। यानी कि जैसा आम आदमी बोलते सुनते हैं उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो वाक्य विन्यास है वो हमेशा सरल हो और छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाए। लेखन में हम कई बार फुल स्टॉप, कॉमा लगाकर और सेमीकोलन लगाकर पूरे पैराग्राफ के सेंटेंस लिख सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न के अंदर, टेलीविज़न का जो माध्यम है वो हमेशा छोटी और सटीक बातों को, छोटे वाक्यों को, सरल वाक्य विन्यास को प्राथमिकता देता है। और हमेशा टेलीविज़न के लिए लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आँखों और कानों के लिए लिखे शब्द ऐसे हों जो लोगों को स्क्रीन की ओर आकृष्ट करें और उन्हें जोड़ कर रखें। जैसा मैंने कहा कि आपकी जो भी भाषा या जो शब्द आ रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि लोगों को आकृष्ट करना, लोगों को मजबूर करना वो प्रोग्राम देखने के लिए। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए किसी हुक की आवश्यकता होती है। कोई चीज़ किसी प्रोग्राम में ऐसी आती है कि जिससे
वो दर्शक या श्रोता उस कार्यक्रम से बंध जाता है और वो उसे देखने लगता है। और आपको वही चीज़ आगे तक कार्यक्रम में बरकरार रखनी होगी, वरना आजकल जो भी हमारे दर्शक हैं उनके हाथ में एक चीज़ है जिसे रिमोट कहते हैं, और वो बड़ी आसानी से उस चैनल को चेंज करके किसी और प्रोग्राम को देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि टेलीविज़न लेखन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके दर्शक को, आपके श्रोता को बांध कर रखे और उस कार्यक्रम को देखने के लिए उसे प्रेरित करे, और वो अगर एक धारावाहिक है तो इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो अगली कड़ी का इंतज़ार करे और उसे अवश्य देखे। यहाँ पर जो भी आप भाषा यूज़ करते हैं, जो भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं, वो पात्र और भाव आधारित भाषा होनी चाहिए। देखिए, भाषा, हम किसी भी चीज़ को अपने भावों को कम्युनिकेट करने के लिए उसका भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जिस प्रकार के, अगर कोई ड्रामा आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो जिस प्रकार का वो पात्र है, तो आपकी भाषा उसी पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। जिन भावों को वो पात्र जी रहा है उनके अनुसार आपकी भाषा होनी चाहिए। दूसरा, आपकी भाषा किस पर आधारित है? आपकी भाषा आधारित है आपके विषय पर। आप किस प्रकार के विषय पर कार्यक्रम बना रहे हैं, वो निश्चय ही आपकी भाषा को निर्धारित करेगा कि आप कैसी भाषा का प्रयोग करें। और तीसरी चीज़ है आपकी टारगेट ऑडियंस। आप किस ऑडियंस के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, वो ऑडियंस किस प्रकार की भाषा समझती है, किस प्रकार की भाषा की वो सराहना करेगी, किस प्रकार की भाषा को वो समझ पाएगी, आप उस तरह की भाषा का प्रयोग करें। कहानी को हमेशा परत दर परत खोलें, यानी आप कुछ उत्सुकता का जो भाव है वो हमेशा आपकी कहानी में बने रहना चाहिए। आपने देखा होगा टेलीविज़न के अंदर जब आप धारावाहिक देखते हैं तो जब कमर्शियल ब्रेक से पहले वो किसी एक ऐसे मुकाम पर लाकर उस कहानी को छोड़ते हैं कि आपको ये उत्सुकता बनी रहे कि ये कमर्शियल ब्रेक ख़त्म होने के बाद में इस कार्यक्रम में आगे क्या होने वाला है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको अपनी भाषा पर पूरा ध्यान देना होगा ताकि वो आपके कार्यक्रम में उस तरह का वैल्यू एडिशन कर सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं समाचार लेखन की, तो फिर आपका दायरा एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि समाचार लेखन के अंदर एक मानक और प्रामाणिक भाषा का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आप कहानी के भावों के हिसाब से न तो आपकी अभिव्यक्ति बदलती है, न आपकी भाषा बदलती है। यानी समाचारों के लिए आपको, समाचारों के लेखन के लिए और समाचारों के वाचन के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के, उनके प्रेजेंटेशन के लिए आपको हमेशा एक मानक और स्टैंडर्ड स्टाइल और भाषा का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको उन्हीं शब्दों का, जो तकनीकी शब्द हैं या पारिभाषिक शब्दावली के अगर कोई शब्द हैं, तो जो भी मानक शब्द हैं आपको उनका प्रयोग करना है। यहाँ पर आप बोलचाल की भाषा में अगर कोई प्रचलित शब्द है तो उसका प्रयोग आप सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रयोग सिर्फ स्टैंडर्ड शब्दावली का ही करना होगा। समाचार लेखन के कई तरीके होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्योंकि आप लोग मीडिया के विद्यार्थी हैं, कि पर्टिकुलर टू जनरल एक चीज़ होती है, यानी कि विशेष से व्यापक की ओर जाना। ये एक समाचार लिखने की स्टाइल है जिसके अंदर कि आप सबसे पहले जो विशेष चीज़ है, जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो समाचार है, आप उसकी बात करते हैं और उसके बाद आप उससे जुड़े अन्य मुद्दों की चर्चा करते हैं। आप उसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं और आप उसके बारे में और व्यापकता से बताते हैं। उसी तरह एक दूसरी स्टाइल है जिसके अंदर आप पहले वर्तमान की बात करते हैं, फिर आप भूतकाल की, यानी जो कुछ हुआ है उसकी बात करते हैं, और फिर आप उसको भविष्य से जोड़ते हैं। यानी इसे आप पीपीएफ स्टाइल भी कह सकते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है वो हमारे समाचार का हिस्सा बनता है, लेकिन जो वर्तमान में घटित हुआ है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, और आने वाले समय में इसकी क्या संभावनाएं हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको भी वो समाचार उसकी भी वो विवेचना करता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों की जब आप बात करते हैं तो ये पीपीएफ स्टाइल कहलाती है।
तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाचार लेखन और जो दूसरे कार्यक्रमों का लेखन है, चाहे वो मनोरंजन के लिए हों या शिक्षा के लिए हों, तो उनके अंदर एक मूलभूत बदलाव होता है। यहाँ पर आप हमेशा एक्टिव वॉइस या वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं और आप उनको आज के और अब से उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, थोड़ा सा टेलीविज़न के इतिहास के बारे में यहाँ जानना समीचीन होगा मेरे ख्याल से। देखिए, जब हम बात टेलीविज़न की करते हैं, क्योंकि आज हम टेलीविज़न लेखन की बात कर रहे हैं, तो टेलीविज़न सबसे पहले हमारे देश में 15 सितंबर 1959 यानी 1959 में आया था। लेकिन उसके बहुत वर्षों बाद तक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका प्रसार या इसका प्रचार नहीं हो पाया और ये बहुत सीमित भाग तक सीमित रहा और खाली बड़े शहरों में कुछ मेट्रोज़ के अंदर जो हमारे टेलीविज़न स्टेशन थे वही काम करते थे। इसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है 1982 में, जब एशियन गेम्स हुए। एशियाई खेलों के दौरान जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हमारे देश में, वो ये थे कि एक तो हमारे टेलीविज़न को ये कहा गया कि अब इसे रंगीन किया जाएगा, यानी कि रंगीन टेलीविज़न का प्रादुर्भाव हुआ, और दूसरा इसके विस्तार की संभावनाओं का पता लगाते हुए इसके अंदर बहुत तेज़ी देखी गई। उस समय कुछ वक्त ऐसा था कि लगभग प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर का उद्घाटन होता था। हर दिन एक नए, जिसको कहते हैं लो पावर ट्रांसमीटर, उसका उद्घाटन होता था और हमारे टेलीविज़न का जो उसका दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में जो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो 90 के दशक के शुरू से होती है और टेलीविज़न भी उससे अछूता नहीं रहा। और 1992 से इसमें भी निजीकरण की शुरुआत हुई, जहाँ की दूरदर्शन के अलावा प्राइवेट चैनल्स को भी धीरे धीरे इसके अंदर अपने पांव जमाने उन लोगों ने शुरू किए। जो एक बदलाव हम ये देखते हैं कि 90 के दशक में जहाँ पहले केवल टेरेस्ट्रियल तरीके से टेलीविज़न का ट्रांसमिशन उपलब्ध था, वो अब केबल टीवी के रूप में आने लगा और उसके साथ ही उपग्रह टीवी के माध्यम से और डीटीएच के माध्यम से वो घर घर में पहुंचने लगा। और इसी की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में इसके विस्तार की और संभावनाएं खुल गई। लेकिन अभी भी ये चीज़ सिर्फ, जिसे कहना चाहिए कि जो शहरी इलाके हैं, केबल टीवी वहाँ तक सीमित था, लेकिन उपग्रह टीवी आने के बाद में ये ग्रामीण इलाकों में भी इसका फैलाव बढ़ गया। नई सदी की शुरुआत में आप देखते हैं कि धीरे धीरे टेलीविज़न सेट भी स्मार्ट होने शुरू हो गए, यानी उसके अंदर आप कंप्यूटर के इनपुट्स डाल सकते थे, आप उनके अंदर कुछ फ़ोटोज़ देख सकते थे, आप उनके अंदर डीवीडी या सीडी चला सकते थे और कई चीज़ें थी जिनका प्रयोग आप टेलीविज़न के माध्यम से कर सकते थे। और अंत में अभी 5-6 साल पहले आप जिस एक नई चीज़ की आजकल जिसकी आप बहुत चर्चा सुनते हैं, वो है OTT प्लेटफॉर्म्स, जिनकी शुरुआत हुई और अब शहरी क्षेत्रों में खास करके जहाँ पर कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और इंटरनेट की अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग अपना मनोरंजन और दूसरे टेलीविज़न के कार्यक्रमों को देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि ये सभी टेलीविज़न के जो हमने तरीके देखे कि जिन तरीक़ों से हम तक कोई भी टेलीविज़न कार्यक्रम पहुंचता है, लेकिन टेलीविज़न कार्यक्रम का अपने आप में एक प्रारूप होता है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ जिसको हम कार्यक्रम प्रारूप कहते हैं, प्रोग्राम फॉर्मेट्स, आपने देखा होगा कि टेलीविज़न के जो कुछ अगर आप महत्वपूर्ण इस तरह के प्रारूपों की चर्चा करें तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान आएगा भेंट वार्ता, यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको टेलीविज़न में बखूबी यूज़ किया जाता है और उसकी बहुत अहमियत है और उससे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसके बहुत अच्छे कार्यक्रम आपने देखे और सुने होंगे। दूसरा है परिचर्चा,
जिसका प्रयोग ज़्यादातर समाचार और करंट अफेयर्स के लिए किया जाता है, जिसके अंदर एक से अधिक प्रतिभागी होते हैं और वो किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और उनके अंदर एक मॉडरेटर होता है जो कि उस परिचर्चा का नियामक का कार्य करता है और उसको नियमित करता है और उसका संचालन करता है। इसके अलावा एक और प्रमुख फॉर्मेट है जिसे आप डॉक्यूमेंट्री कहते हैं और आए दिन आप टेलीविज़न के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ जिनकी वजह से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है, इस तरह के कार्यक्रम आपने अवश्य देखे होंगे। पत्रिका कार्यक्रम टेलीविज़न पर काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारी तरह तरह की पत्रिकाएं, जिसमें कई बार एक वर्ग विशेष के लिए पत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम है तो उसको एक पत्रिका का स्वरूप दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। उसमें कोई इंटरव्यू भी हो सकता है, उसमें छोटा सा कोई फीचराइज्ड कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके अंदर कोई कहानी भी हो सकती है, उसके अंदर आप कोई धारावाहिक भी दे सकते हैं जो कि उनका एक परमानेंट पात्र होगा और वो आगे से आगे चलता रहता है। इस तरह की चीज़ होती है जिससे कि पत्रिका को रोचक और उस वर्ग के लिए उपयोगी बनाया जा सके। आंखों देखा हाल आपने देखा होगा, सुना होगा कि 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन या कोई भी इस तरह का स्पोर्टिंग बड़ा इवेंट होता है या और कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो उसका आंखों देखा हाल आप तक रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचता है। इसके अलावा धारावाहिक सीरियल्स जिनको कहते हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और लगभग हर टेलीविज़न चैनल उनको प्रसारित करती है। और इसके अलावा बहुत सारी टेलीफिल्म्स हैं जो अगर आप फिल्म को टेलीविज़न के पर्दे पर देखते हैं, बेसिकली वही टेलीफिल्म हुई। तो इस प्रकार ये सभी फॉर्मेट्स हैं जिनको कि हम लोग हमारे टेलीविज़न के कार्यक्रमों के रूप में देखते हैं और इन्हीं सब के लिए आपको कुछ न कुछ लिखना होता है। अगर आप इन सब कार्यक्रमों के प्रारूपों को ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखें, इनके बारे में सोचें, तो आपको लगेगा कि ये सारे कार्यक्रमों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक उस तरह के प्रारूप हैं जिसके अंदर आपको वर्ड टू वर्ड लिखी हुई स्क्रिप्ट, यानी कि आपका जो आलेख है वो होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रारूप हैं जैसे कि इंटरव्यू है, परिचर्चा है, आंखों देखा हाल है, इनके अंदर आपको वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ आलेख आपको नहीं होता है आपके पास और न होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर आपका इंटरव्यू या आपकी परिचर्चा बनावटी हो जाएगी, वो एकदम सहज नहीं हो सकती, वो उतनी प्रभावी नहीं हो सकती। तो इसलिए इन सभी प्रारूपों के अंदर कुछ ऐसे प्रारूप हैं जिनके लिए हम सामग्री इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और जो इंटरव्यूअर है वो अपने पास उस जानकारी को रखता है या जो परिचर्चा का मॉडरेटर है या जो आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहा है और उस जानकारी पर उनकी उस मटेरियल, उस बेस मटेरियल के आधार पर वो अपना ताना बाना बुनता है और आप तक वो कार्यक्रम पहुंचाता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्री है या कोई सीरियल्स हैं या कोई ड्रामा है, उनकी वर्ड टू वर्ड लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है और उसी के बारे में आप इस कोर्स के अंदर उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। देखिए, टेलीविज़न लेखन की अगर हम बात करें तो हम दो चीज़ों के अंदर टकराव पाते हैं। पहला चीज़ है कि भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। भाई, अगर आपकी चैनल हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित कर रही है तो आपका कार्यक्रम हिंदी का होना चाहिए, और अगर कोई कार्यक्रम अंग्रेज़ी में है तो वो अंग्रेज़ी में होना चाहिए। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि कई बार मिली जुली भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, मास मीडिया की भाषा बोलचाल की भाषा होती है। तो जो आम व्यक्ति समझता है और बोलता है, उसी प्रकार की भाषा का हम उपयोग करते हैं। तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा कोई कार्यक्रम हिंदी में है तो उसमें अंग्रेज़ी, उर्दू या अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का हम समावेश कर सकते हैं और वो समावेश करना कोई गलत नहीं है। अगर आप उन शब्दों के समावेश से आपकी भाषा और ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनती है और ज़्यादा
सहज बनती है, सरल बनती है, तो आपको उन शब्दों को इस्तेमाल करने में कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जैसा मैंने पहले कहा था, आपकी भाषा को तय करने के मानक होंगे आपकी टारगेट ऑडियंस, आपके कार्यक्रम का विषय और आप किस पात्र के लिए, अगर आप कोई डायलॉग लिख रहे हैं तो किस पात्र के लिए लिख रहे हैं और उसका लहजा कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसके हिसाब से आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 80 और 90 के दशक में टेलीविज़न कार्यक्रम काफ़ी चर्चित थे और काफ़ी इनके ऊपर मनोरंजक कार्यक्रम आया करते थे, तब हमने कई इस प्रकार के कार्यक्रम देखे हैं कि जो अपनी भाषा और शैली की वजह से जाने जाते थे। 80 के दशक में जब हमारे पास अधिक चैनल्स नहीं थी, केवल दूरदर्शन था, लेकिन उस समय कार्यक्रमों का स्तर बहुत अच्छा होता था और अगर टेलीविज़न लेखन के दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे जिनके अंदर, जिनकी स्क्रिप्ट से और जिनके ओवरऑल प्रेजेंटेशन से आप बहुत प्रभावित होते थे और इसी वजह से वो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम थे। आपको याद होगा कि सबसे पहला धारावाहिक था हम लोग, और उसके अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा थी, जैसे कि आम लोग अपनी आम जिंदगी में बोलते हैं। इसके अलावा जो उस समय दो और बहुत महत्वपूर्ण धारावाहिक आए थे, वो थे बुनियाद और तमस। उसमें अगर आपने देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो उस तरह की भाषा थी कि जो बाहर से आए हुए लोग जो यहाँ बसने के बाद जिस तरह की बोली बोलते थे, उस तरह की भाषा का उसमें प्रयोग किया गया था। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा मिर्ज़ा गालिब के अंदर उर्दू, जो कि उस कार्यक्रम के लिए मुफीद थी, उपयुक्त थी, उस भाषा का प्रयोग किया गया। हम पाँच और हिप हिप हुर्रे क्योंकि यंग ऑडियंस के कार्यक्रम थे, जैसा कि आज आपने देखा होगा आजकल के कार्यक्रम बहुत कुछ मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर बहुत अंग्रेज़ी के शब्दों का समावेश होता है। एक और भाषा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम आता था ज़बान संभाल के, जिसके अंदर की आपको अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग शैलियों के बारे में मनोरंजक तरीके से परिचय करवाया जाता था। आपको याद होगा महाभारत के बारे में, जिसमें डॉक्टर राही मासूम रज़ा के संवादों की वजह से आज भी उस कार्यक्रम को याद किया जाता है और वो एक बहुत ही सफल कार्यक्रम माना गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लेखन की बदौलत बहुत से टेलीविज़न कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए और उसके अंदर उनके लेखन का, उनकी भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी भाषा और लेखन के बारे में हम आगे के कार्यक्रमों में और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस भाषा को आप अपने आलेख में समाविष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।